दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 304 बी के तहत जमानत। अगर आप इन धाराओं के बारे में सुनते हैं तो शायद आपके मन में सवाल उठते होंगे कि आखिर कोर्ट किन आधारों पर इन मामलों में जमानत देती है। क्या ये आसान है या मुश्किल? और सबसे जरूरी, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, कुछ प्रमुख केस रेफरेंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि धारा 498 ए और 304 बी क्या है। धारा 498 ए महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार किसी विवाहित महिला के साथ दहेज के लिए या किसी अन्य कारण से क्रूरता करते हैं तो इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। इसमें अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, यानी पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है और जमानत कोर्ट के विवेक पर निर्भर करती है। वहीं धारा 304 भी दहेज मृत्यु से जुड़ी है। अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है और ये साबित होता है कि उसकी मृत्यु से पहले दहेज के लिए क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था, तो यह धारा लागू होती है। इसमें कम से कम 7 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। ये भी गैर जमानती और संज्ञेय अपराध हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जमानत की। जमानत का मतलब है कि एक आरोपी को कुछ शर्तों के साथ रिहा किया जाता है ताकि वो ट्रायल के दौरान जेल से बाहर रह सके। लेकिन 498 ए और 304 भी जैसे गंभीर मामलों में जमानत मिलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अपराध समाज और परिवार से जुड़े हैं। कोर्ट जमानत देते समय कई बातों पर गौर करती है, जैसे सबूतों की मजबूती, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और क्या वो समाज के लिए खतरा है। अब देखते हैं कि धारा 498 में कोर्ट किन आधारों पर जमानत दे सकती है। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सामान्य या अस्पष्ट हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है, तो कोर्ट जमानत दे सकती है। आइए अब इससे जुड़े कुछ केसेस को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498 ए के मामलों में स्वचालित गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर सजा 7 साल से कम है तो पुलिस को पहले धारा 41 ए के तहत नोटिस देना होगा। इस फैसले ने जमानत को आसान बनाया, खासकर तब जब आरोप कमजोर हों। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में कहा कि 498 का दुरुपयोग रोकने के लिए कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि शिकायत झूठी या बदले की भावना से दर्ज की गई है तो जमानत दी जा सकती है। अगर आरोपी बुजुर्ग, बीमार या समाज के लिए खतरा नहीं है तो कोर्ट जमानत पर विचार कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं धारा 304 बी की। चूंकि ये अपराध ज्यादा गंभीर है और जमानत मिलना और मुश्किल होता है, फिर भी कुछ आधार हैं। अगर अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाता कि मृत्यु दहेज के लिए क्रूरता से जुड़ी थी, तो जमानत मिल सकती है। सतबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 304 बी के तहत क्रूरता और मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। अगर ये लिंक कमजोर है तो जमानत दी जा सकती है। धारा 304 बी में मृत्यु शादी के 7 साल के भीतर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी कोर्ट जमानत दे सकती है। अगर आरोपी का मृत्यु में प्रत्यक्ष रोल नहीं है, जैसे कि वो ससुराल में रहता ही नहीं था, तो जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कौर बनाम पंजाब राज्य 2008 में कोर्ट ने ऐसे ही आधार पर जमानत दी थी। चाहे 498 ए हो या 304 बी, कोर्ट कुछ सामान्य बातों पर ध्यान देती है। कोर्ट देखती है कि अभियोजन के पास कितने मजबूत सबूत हैं। जमानत में आरोपी का व्यवहार भी मायने रखता है। अगर आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है और भागने का खतरा नहीं है, तो भी जमानत मिल सकती है। कोर्ट ये भी देखती है कि जमानत देने से समाज पर क्या असर होगा। आइए अब कुछ केस रेफरेंस देखें। प्रीति गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010। सुप्रीम कोर्ट ने
498 के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि अगर शिकायत में रिश्तेदारों को बेवजह घसीटा गया है तो उन्हें जमानत दी जा सकती है। बैकुंठनाथ चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 304 बी के एक मामले में कोर्ट ने जमानत दी क्योंकि अभियोजन पक्ष क्रूरता और मृत्यु के बीच संबंध साबित नहीं कर पाया। सोशल एक्शन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए के तहत परिवार कल्याण समिति की सिफारिश को हटाया और कहा कि पुलिस सीधे जांच कर सकती है, जिससे जमानत प्रक्रिया में बदलाव आया। अब बात करते हैं कि जमानत कैसे मिलती है। अगर कोई 498 ए या 304 बी में फंस जाता है तो सबसे पहले एक अनुभवी वकील की मदद लें। सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर करें। अगर वहां खारिज हो जाए तो हाईकोर्ट जाएं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में सत्र न्यायालय आरोपी और सह आरोपियों जैसे परिवार के अन्य सदस्यों की जमानत याचिका खारिज कर देती है। ऐसे में अक्सर हाईकोर्ट से जमानत मिल ही जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो बिना देरी किए आप हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगा सकते हैं। याचिका में सारी परिस्थितियां जैसे कमजोर सबूत या आरोपी की अच्छी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। कोर्ट में यह साबित करें कि आप जांच में सहयोग करेंगे और समाज के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों, 498 ए और 304 बी जैसे केस बहुत संवेदनशील होते हैं। इनका दुरुपयोग भी होता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज हो सकता है तो पहले से ही अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करें। साथ ही अपने वकील से सलाह लें कि कैसे सबूत इकट्ठा करें, जैसे मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग या गवाह। दोस्तों, अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इन धाराओं का मकसद महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन अक्सर इसके दुरुपयोग से परिवार टूटते हैं और बेगुनाह लोग परेशान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए संतुलन जरूरी है। इसलिए समाज और कोर्ट दोनों को मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि धारा 498 ए और 304 बी में जमानत किन आधारों पर मिल सकती है और इसके लिए कोर्ट क्या देखती है। हमने कुछ प्रमुख केस जैसे अरनेश कुमार, राजेश शर्मा और सतबीर सिंह के बारे में बात की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने सवाल कमेंट में जरूर पूछें। दोस्तों, अगर आप किसी कानूनी समस्या में हैं तो तुरंत एक एडवोकेट से संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद।